आज हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आईआईटी के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है और 12th बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग बोर्ड लेवल से लेकर आईआईटी लेवल तक पढ़ेंगे। देखिए, डेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे एकदम बेसिक से देखें तो न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम जो होता है, कौन सा थ्योरम? न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स मैं यहाँ लिखा हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है और एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, दैट इम्प्लाइज कि इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा। यानी अगर इसका डिफ्रेंसिएशन ये है तो इसका इंटीग्रल ये फंक्शन होगा, और इसका इंटीग्रल अगर ये फंक्शन है और ये से बी में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। डेफिनिट इंटीग्रेशन और इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बस एक ही चीज़ का फर्क है कि इनडेफिनिट में लिमिट नहीं दिया रहता है कि कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना, और डेफिनिट इंटीग्रल में हमें लिमिट दे रखा होता है। तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा, और ये ए से बी, तो ये एफ एक बार बी पुट करेंगे तो एफ बी, और ए पुट करेंगे तो एफ ए, यानी एफ बी माइनस एफ ए। ये किससे आया? ये किस थ्योरम से आया है? तो ये न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम से आया है। कौन सा थ्योरम है ये? न्यूटन लेबनीज़ थ्योरम, इस थ्योरम को हम बोलते हैं। अब देखिए, यानी हम लोग जो इनडेफिनिट इंटीग्रल में पढ़े हैं उसमें हमें केवल और केवल क्या करना है? लिमिट पुट कर देना है, एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट। इसे हम अपर लिमिट बोलते हैं और इसे हम लोअर लिमिट बोलते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए, और अगर फंक्शन कंटिन्यूअस ना हो तो हम क्या करते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बेसिस पे हम पहले कुछ सिंपल एग्जांपल करके देखते हैं। तो इंटीग्रल dx अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, और इसे हमें इंटीग्रेट करना है 1 से 2 में। तो ये क्या होगा? तो गौर करिए, इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना है कि इसको पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन हमें इसका पहले करना होगा। तो इनडेफिनिट इंटीग्रल हमें करने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी इसे हम क्या करें तो पार्शियल फ्रैक्शन मतलब फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। और इन दो टर्म से ये बना हुआ है, तो हम इसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर में यहाँ कुछ नहीं है, तो x प्लस 2 में अगर x प्लस 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 1 ही रहेगा, और 1 इंटू डी एक्स, तो ये भी 1 इंटू डी एक्स ही लिखा हुआ है। और ये आपका नीचे में क्या लिख रखा है? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब ये फैक्टराइज करें तो ये गौर करिए, ये और ये बिल्कुल सेम है। अब देखें तो ये x प्लस 2 एक्स प्लस 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और ये x प्लस 1 कटेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और इससे हमें इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक में? 1 से 2 में। अब आप ध्यान दें, अगर कोई दो अलग अलग टर्म एडिशन या सब्ट्रैक्शन के रूप में हो तो हम दो इसे इंटीग्रल में बांट देते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स, 1 से 2 माइनस 1 से 2 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। और इसका इंटीग्रल क्या है? तो dx अपॉन एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन करने सबको आता होगा, क्या है? ln ऑफ x प्लस 1 dx। और इसमें हमारा लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2 तक। इसका इंटीग्रल क्या होगा? dx अपॉन एक्स प्लस 2 यानी ln ऑफ x प्लस 2, और इसका इंटीग्रल कहां से कहां तक होगा? ये भी 1 से 2। इसे लिखने का दो तरीका है। आप चाहे लिमिट को एक वर्टिकल लाइन खींच करके लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख सकते हैं, या आप ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है।
कि आप इस रूप को ये फॉर्म में लिखना चाहते हैं या इस फॉर्म में लिखना चाहते हैं, दोनों ही सेम है। अब देखिए यहाँ पे अब इसको सॉल्व करना, यानी एक बार हम 2 अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो x के जगह पे 2 पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, ln 2 + 1 ln 3 माइनस एक बार 1 पुट करेंगे तो ln 1 + 1 ln 2, ये हो गया। और इसके बाद इसमें हम लिमिट पुट करें तो एक बार 2 पुट करें तो ln 2 + 2 4 हो जाएगा, और एक बार 1 पुट करें तो 1 + 2 क्या होगा 3, यानी ln 3। अब देखिए ये ln 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो गया 2 ln 3 और ln 2, और ये ln 4 है तो माइनस ये ln 2 और माइनस ln 4, ln 4 को सिंप्लीफाई करिएगा तो ये 2 ln 2 लिख सकते हैं, और नेट ये क्या बन गया 3 ln 2। तो टोटल आपका क्या हुआ, इसको लिखें दोबारा तो 2 ln 3 माइनस 3 ln 2, और ये गौर करिए 2 ln 3, 2 को ऊपर में लिखें पावर करें तो ये ln 9 हो जाएगा, और 3 इधर पावर में जाएगा तो ln 8 होगा, और ये फाइनली ln 9/8 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया इस सिंपल से क्वेश्चन का। यानी हमने कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी तक हम कोई आगे कुछ पढ़े ही नहीं है। एक लाइन डेफिनेट इंटीग्रल का डेफिनेशन पढ़े कि अगर कोई फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैपिटल एफ एक्स का डिफरेंशिएशन स्मॉल एफ एक्स है, यानी स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कैपिटल एफ एक्स, और फिर ए से बी में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, ए से बी में फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, तो हम आसानी से इस b को एफ बी माइनस एफ ए कर देंगे। तो ये आपको आसानी से क्या हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बेसिस पे कुछ और एग्जांपल देखते हैं जो एकदम बेसिक डेफिनेशन में, कि अभी हमें कुछ नहीं सीखे। अभी पहला लाइन क्या है, पहला लाइन कि जिस तरह से इंडेफिनिट इंटीग्रल करते थे, बस इंडेफिनिट इंटीग्रल में हम क्या करते थे कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स को एफ एक्स प्लस सी लिख देते थे। बस यहाँ पर सी हटा के एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, एक बार लोअर लिमिट पुट करते हैं, और बीच में माइनस साइन के साथ लिख देते हैं। तो सिर्फ ये एक लाइन हम लोग अभी तक पढ़े हैं डेफिनिट इंटीग्रल में। और कुछ एग्जाम्पल देखा जाए, इंटीग्रल 0 से π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस x³ प्लस 2 इंटू dx, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से π/4 में। तो इसे इंटीग्रेट करना तो 2 से, तो ये 3 अलग अलग इंटीग्रल में बढ़ जाएगा, और 3 अलग अलग इंटीग्रल, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, तो 2 इंटू tan x, x³ का इंटीग्रेशन क्या होगा x के पावर 4/4, 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 2x। और अब हम एक बार अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट पुट कर देंगे। तो अपर लिमिट पुट करें तो x के जगह पे π/4 अपर लिमिट है और लोअर लिमिट 0 है, तो π/4 पुट करें तो 2 tan π/4 प्लस π/4 के पावर 4/4 प्लस 2 इंटू π/4, और एक बार 0 पुट करें तो ये देखिए 0 पुट करेंगे तो x के जगह पे 0 डालेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, यानी तीनों ही हमारा क्या हो गया 0 हो गया। अब 2 tan π/4, tan π/4 1 होता है, तो 2 इंटू 1 क्या हो गया 2, ये आपका क्या हुआ, तो पाई के पावर 4 और 4 के पावर 4 और एक और 4 है, तो 256 इंटू 4 1024 हो जाएगा, और प्लस π/2, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, इंटीग्रल
1 से 2 इंटीग्रल 1 से 2 ln स्क्वायर एक्स dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में ध्यान पढ़े होंगे कि अगर कोई इस तरह का फंक्शन को इंटीग्रेट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, बाई पार्ट्स लगाना पड़ता है। क्या करना होता है, बाई पार्ट्स लगाना होता है। और बाई पार्ट्स कैसे लगाते हैं, तो इसमें बाई पार्ट्स लगाने के लिए दो फंक्शन चाहिए होता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अभी कितना फंक्शन है, एक फंक्शन ln स्क्वायर एक्स। तो जब भी इस तरह का केस हो तो 1 को सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और ये ln स्क्वायर एक्स dx, यानी और आइलेट थ्योरम से ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फर्स्ट फंक्शन क्या है, ln स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 2 ln x, पहले पावर को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 2 ln x, और ln x का डिफरेंशिएशन 1/x इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx। अब गौर करिए, ये x से x कट जाएगा, और यहां पर ये तो इंटीग्रेट हो चुका, तो इसका लिमिट 1 से 2 और ये भी लिमिट 1 से 2। अब देखें, पहले पूरा इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं। x ln स्क्वायर, ये 2 ln x, ये फिर से इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इस 2 को बाहर ले लेते हैं और 1 एज ए सेकेंड फंक्शन ले लेते हैं। 1 को क्या बना ले, सेकेंड फंक्शन। तो -2 इंटू, और ये फर्स्ट और ये सेकेंड, ऐसे आपको ध्यान भी होता होगा कि इंटीग्रल ln x क्या होता है, x ln x माइनस x होता है। क्या होता है, x ln x माइनस x। ऐसे कैसे आता है, तो देखिए, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, और ये x से x कट जाएगा और यहां बचेगा 1, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो ये टोटल क्या आ गया, x ln x माइनस x, और यहां पर 2 से मल्टीप्लाइड है, और ये क्या है, x ln स्क्वायर x। और हमारा लिमिट कहां से कहां तक है, तो लिमिट है 1 से 2 में। तो ये पूरी तरह कंप्लीट इंटीग्रेशन हो चुका है, तो अब एक साथ भी लिख सकते हैं लिमिट 1 से 2। अब क्या, एक बार x के जगह पे 2 पुट कर दें, एक बार x के जगह पे 1 पुट कर दें। तो x के जगह पे 2 पुट करिएगा तो क्या आ रहा है, 2 इंटू ln स्क्वायर 2 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा ln 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। इसके बाद अब x के जगह पर 1 पुट करें, तो x के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ln 1 0 होता है, तो 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर फिर से ln 1 आएगा, तो ये टर्म भी क्या हो जाएगा, 0, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो टोटल फाइनल आंसर हमारा क्या हो गया, ये -2 + 4, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 ln स्क्वायर 2 माइनस 4 ln 2 + 2, ये हमारा आंसर हो गया। तो अभी हम लोग लिमिट्स पुट करना सीखे कि किसी भी, जैसे हम आज तक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जैसे करते थे, एग्जैक्टली सेम तरीके से इंटीग्रेट किए, और बस एक बार अपर लिमिट पुट किए और एक बार लोअर लिमिट पुट किए, और बीच में माइनस साइन रख देते। अब देखिए, इसमें हम आगे देखें कि हम डेफिनिट इंटीग्रेशन ज्योमेट्रिकली देता क्या है। ये डेफिनिट इंटीग्रेशन जो है ज्योमेट्रिकली हमें क्या रिप्रेजेंट करता है,
तो ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रल क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व देता है, लेकिन साइन के साथ, ध्यान देना है किसके साथ? साइन के साथ देता है। चलिए, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, मतलब ज्योमेट्रिकली डेफिनिट इंटीग्रल क्या रिप्रेजेंट करता है, हम ये समझना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का क्या मतलब है? तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, लेट से ये हमारा कोई फंक्शन एफ एक्स है और ये एक्स इक्वल टू ए है और ये एक्स इक्वल टू बी है, और ये स्मॉल एफ एक्स का y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स यानी एक स्मॉल विड्थ होगा, ये x है, तो x के डायरेक्शन में अगर मैं dx की बात करूं तो dx एक स्मॉल विड्थ को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये dx हमारा हुआ, क्या हुआ? dx। और fx क्या होगा? तो किसी भी x पे fx का वैल्यू, मतलब इस ग्राफ का y कोऑर्डिनेट, तो x के जगह पर ये इस x पे fx ये है, इस x पे fx ये है, इस x पे fx ये है, और ये fx इंटू डी एक्स हमें दे क्या रहा है? इंटीग्रल a टू b में। तो गौर करिए, इंटीग्रल a टू b एफ एक्स डी एक्स कुछ विशेष नहीं, क्या रिप्रेजेंट करता है? इट गिव्स एरिया अंडर द कर्व विथ साइन। जैसे जब हम अगला नेक्स्ट चैप्टर एरिया पढ़ेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो एरिया कभी भी निगेटिव क्वांटिटी नहीं होता है, लेकिन ध्यान रहे डेफिनिट इंटीग्रल भी ज्योमेट्रिकली एरिया देता है लेकिन विथ साइन देता है। इसका क्या मतलब? जैसे इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये कौन सा एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है? तो जो ये y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है और x बराबर a से x बराबर b के बीच का, और इस एरिया को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन से एरिया को? इस एरिया को। इसको भी थोड़ा ढंग से समझा जा सकता है कि ये वाला हाइट आपका क्या हुआ? एफ एक्स, और ये विड्थ क्या है? डी एक्स, और एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो ये हाइट इंटू विड्थ इस स्ट्रिप का क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। और ये इंटीग्रल मतलब यहां से यहां तक, तो यहां से यहां तक इनफाइनाइट स्ट्रिप में इसको बांटा जा सकता है, और उस इनफाइनाइट स्ट्रिप का, हर अलग अलग स्ट्रिप का, एक एक स्ट्रिप का एरिया का सम ही हमारा क्या हुआ? इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और यहां पर क्या ध्यान देना है कि ये इंटीग्रल जो है इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, सॉरी, एरिया का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इंटीग्रल का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो कब पॉजिटिव होगा और कब निगेटिव होगा हम समझते हैं। जैसे देखिए, पहले थोड़ा सा एग्जांपल से देखिए। जैसे अगर मुझे एरिया बोले कि यहां से ये इसका एरिया लेट से 4 यूनिट है, तो अगर एरिया इसका 4 यूनिट है तो एरिया जरूर 4 है, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स ये 4 नहीं है, इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये -4 है। तो कैसे हम साइन रिप्रेजेंट करते हैं ये थोड़ा समझते हैं। तो गौर करिए, इसमें इसका साइन को समझने के लिए ये दो चीज के मल्टीप्लीकेशन से बना हुआ है, और एफ एक्स अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, और एक्स एक्सिस से नीचे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है? निगेटिव, यानी एफ एक्स निगेटिव। तो इस पर्टिकुलर केस में, इस पर्टिकुलर केस का एफ एक्स क्या है? पॉजिटिव, और डी एक्स का साइन पॉजिटिव कब लेते हैं? तो गौर करिए, अगर लेफ्ट से राइट जाते हैं तो डी एक्स का साइन पॉजिटिव होता है, और राइट से लेफ्ट डायरेक्शन में आते हैं तो डी एक्स का साइन क्या होता है? निगेटिव होता है। ये आपको ध्यान रखना है। डी एक्स
अगर ले ए से बी पे इंटीग्रेट करना है, लोअर लिमिट ए है अपर लिमिट बी है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ अगर जा रहे हैं तो dx का साइन पॉजिटिव लेंगे, और अगर हम b से a में इंटीग्रेट करेंगे तो dx का साइन क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। तो गौर करिए, इस पर्टिकुलर केस में हम a से b की बात कर रहे हैं, तो a से b में dx का साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। यही अगर मैं बोलता a से b के बदले b से एफ एक्स डी एक्स, तो अगर मैं b से a एफ एक्स डी एक्स की बात करता तो यहां पर एफ एक्स का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और dx का वैल्यू क्या है, निगेटिव। क्यों, क्योंकि b से यानी इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो dx हमें निगेटिव लेना होगा, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होता है, निगेटिव। तो ये डेफिनिट इंटीग्रल का साइन देखने का ये सिंपल तरीका है। अगर यही फंक्शन कुछ ऐसा होता, यही फंक्शन कुछ ऐसा होता और ये a से b में इंटीग्रेट कर रहे होते, तो इसका एरिया इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, तो इस पर्टिकुलर केस में एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एफ एक्स एक्स एक्सिस से नीचे है यानी y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो एफ एक्स क्या हो गया, निगेटिव। dx क्या होगा, a से b, तो लेफ्ट से राइट में जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट में dx पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, निगेटिव। तो इस तरह से आप साइन देख सकते हैं कि आप किधर से किधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर से इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं तो dx पॉजिटिव, a टू बी एफ एक्स, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू, अगर यही b से a करेंगे एफ एक्स डी एक्स, तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव इंटू निगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल देखते हैं और एरिया और डेफिनिट इंटीग्रल में क्या डिफरेंस है उसको समझते हैं। जैसे अगर आपसे कोई कहे कि इस फंक्शन का a से b में इस पोर्शन का एरिया ये 4 यूनिट है, तो इसका एरिया भी 4 होगा और a से b में इंटीग्रल भी क्या होगा, 4 होगा। इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स भी 4 होगा और एरिया भी क्या होगा, 4 यूनिट होगा। यही अगर ये सेम 4 यूनिट ही एरिया है इसका भी, और a से b की बात करें तो इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये 4 नहीं लेंगे क्योंकि a से b में एफ एक्स की बात कर रहे हैं, तो लेफ्ट से राइट में जब जाते हैं तो dx तो पॉजिटिव है लेकिन एफ एक्स क्या है, नीचे है, तो निगेटिव पोर्शन में है, एक्स एक्सिस से नीचे है यानी निगेटिव है, यानी इस पूरे का वैल्यू ये निगेटिव हुआ और ये क्या हुआ, पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव के साथ होगा, यानी ये एरिया जरूर इसका 4 यूनिट है लेकिन इंटीग्रल क्या होगा, -4। यानी लेकिन एरिया अगर कोई पूछे कि ये एरिया क्या है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के थ्रू, मतलब ये वाला एरिया, तो ये एरिया कभी भी जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे तो आप ध्यान दें, एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, लेकिन डेफिनिट इंटीग्रल पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो इस केस में एरिया आपका अभी भी +4 है, लेकिन इस केस में डेफिनिट इंटीग्रल का वैल्यू क्या होगा, -4। तो अगर कोई आपसे ये पूछे कि कोई ये फंक्शन है, इस पोर्शन का एरिया 1 यूनिट है, इस पोर्शन का एरिया 3 यूनिट है, और a से b में ये पूरे पोर्शन का टोटल एरिया अगर कोई पूछे तो टोटल एरिया हमारा क्या होगा, तो इसको भी प्लस के साथ लेंगे, इसको भी प्लस के साथ लेंगे, तो एरिया हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 3 यानी 4। लेकिन अगर कोई कहे कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ए से बी में क्या होगा, तो ए से बी में एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, तो इस एरिया को हमें निगेटिव साइन के साथ लेना होगा। क्यों, क्योंकि एफ एक्स निगेटिव है, डी एक्स पॉजिटिव है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, यानी ये एरिया निगेटिव साइन के साथ होगा और ये इंटीग्रल के लिए, और ये एरिया पॉजिटिव साइन के साथ होगा।
तो -1 + 3 क्या हो गया, 2। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एरिया और डेफिनिट इंटीग्रल में एक्चुअल में थोड़ा सा जो फर्क है वो क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है। अगर ये समझ में आया तो आप इसे फिर से देख लें, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताएं। और चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ते हैं। थैंक यू।